नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो चैप्टर 5 है, 6 है और 7 है। इन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन जो है आने वाली सिविल जज की एग्जाम में बन सकते हैं और इसी के साथ साथ जो एमपीएचजीएस का एग्जाम है उसमें जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह हेल्पफुल वीडियो। मित्रों, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 5 है यह प्रावधान करता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट के संबंध में, पावर एंड फंक्शंस के संबंध में और इसी के साथ साथ भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की अपील के संबंध में जो है प्रोविजंस करता है। अब इस चैप्टर से जो है कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अपॉइंटमेंट के संबंध में कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो है किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 28 के अंतर्गत जो है धारा 28 के अंतर्गत जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और कौन नियुक्ति करता है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कलेक्टर, जो जिले के कलेक्टर हैं वह भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अपॉइंटमेंट करते हैं। और किस अधिकारी को भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक का जो अधिकारी होगा उसे जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है कलेक्टर के द्वारा सेक्शन 28 के अंतर्गत। तो यहां पर जो है अपॉइंटमेंट के संबंध में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस के संबंध में। तो देखिएगा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है सेक्शन 29 के अंतर्गत जो है सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता है। मतलब जब भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को इस अधिनियम के तहत किसी कार्रवाई को चलाना है, किसी मामले को जो है सुनना है, तो वह जो है सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं उनका जो है प्रयोग करेगा, उनको धारण करेगा। और इसी के साथ साथ जो है सेक्शन 34 के अंतर्गत जो है जब भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को इस अधिनियम के तहत जुर्माने वगैरह वसूलने हैं, जुर्माने की वसूली करना है, तो सेक्शन 34 के तहत सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो यहां पर हमको इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपील्स के संबंध में। तो इसके लिए जो है दो सेक्शंस यहां पर प्रोवाइडेड है, सेक्शन 31 और सेक्शन 32। सेक्शन 31 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की अपील जो है कहां होगी, तो ध्यान रखिएगा जिला न्यायालय में, जिला न्यायाधीश के समक्ष होगी या फिर जो है जो अपर जिला न्यायाधीश, मतलब कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की अपील कहां पर होती है। क्वेश्चन अगर आए तो अपनों क्या लगाना है, जिला न्यायाधीश के समक्ष या फिर अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की अपील होगी सेक्शन 31 के अंतर्गत। और यहां पर यह भी दिया गया है कि आदेश की अपील की जो लिमिटेशन है वो कितनी है, 30 डेज, 30 दिन की लिमिटेशन है, जो अपने को ध्यान रखना है कि जिस दिन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ने आदेश दिया है उसके 30 दिन के भीतर जो है अपील करनी होगी जिला न्यायाधीश के समक्ष या फिर अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष। तो यहां पर यह बात हम ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो है सेक्शन 32 के अंतर्गत सेकंड अपील के प्रोविजंस हैं। अब इसको भी ध्यान रखना है कि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो है सेकंड अपील के प्रोविजन किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 32 में है। अब यहां पर कहा क्या गया है, देखिए यहां पर यह तो उल्लेख नहीं किया गया कि सेकंड अपील किसको होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर फर्स्ट अपील जो है जिला न्यायाधीश के समक्ष हुई है तो सेकंड अपील जो है हाईकोर्ट में होगी। तो यहां पर सबसे पहली बात तो हमको यही ध्यान रखना है कि यहां पर न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया है सेक्शन 32 में कि सेकंड अपील जो है कहां होगी। लेकिन यहां पर यह उल्लेख किया गया है कि सेकंड अपील जो है किन किन आधारों पे हो सकेगी। तो देखिएगा, सेकंड अपील का जो पहला आधार है कि यह कि विनिश्चित विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। मतलब कि जो आरसीए का ऑर्डर है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है ऐसी प्रथाओं की जो कि विधि का बल रखते हैं। तो इस आधार पर जो है सेकंड अपील हो सकती है। दूसरा यह कि विनिश्चय में विधि के किसी तात्विक विवादक का अवधारण नहीं किया गया है। मतलब कि कोई मटेरियल इशू ऑफ लॉ है उसको जो है डिसाइड नहीं किया गया है, इस आधार पर जो है सेकंड अपील हो सकेगी। और तीसरे नंबर पर जहां पर कि कोई ऐसी गलती जो सार्वजनिक गलती या त्रुटि जो है आरसीए ने की है
और जिसके आधार पर जो है विनिश्चय नहीं हो पाया है, तो इन 3 आधारों पर जो है सेकंड अपील सेक्शन 32 के अंतर्गत होती है। तो यहां पर जो है आपको यही सारे प्रोविजन चैप्टर 5 के अंतर्गत इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखना है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 6 के अंतर्गत जो प्रावधान करता है भूस्वामियों की विशेष बाध्यता तथा शास्तियों के बारे में उपबंध, पेनल्टीज के बारे में उपबंध। मित्रों, चैप्टर 6 के अंतर्गत जो है भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं और पेनल्टीज के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब यहां पर बात को समझिएगा कि इस चैप्टर में जो है सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 44 तक के प्रोविजंस हैं और इन प्रोविजन से भी जो है कई सारे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 37 जो प्रावधान करता है स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य। बात को समझिएगा, जहां पर कि कोई स्थान भाड़े पर दिया गया है वहां पर भूस्वामी का कर्तव्य है कि वह उस स्थान को जो है अच्छी अवस्था में रखेगा, उसको जो है जो भी उसमें कह सकते हैं मेंटेनेंस है उसको रेगुलरली कराएगा। लेकिन अगर ऐसा मेंटेनेंस भूस्वामी को सूचना देने के बाद भी अगर वो नहीं कराता है, मतलब कि किराएदार ने सूचना दी कि इसमें जो है ये मेंटेनेंस है छोटा मोटा, अगर वह नहीं कराता है तो वो जो किराएदार है वह स्वयं अपने खर्च पर उसको करा लेगा और जो खर्चा लगा है उसको जो है किराए में से जो है काट सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि कितना जो है काट सकेगा, कितना जो है वसूल कर सकेगा। तो देखिएगा 12 मास में से 1 माह तक का, मतलब 1/12 जो है यह किराया में से जो है काट सकता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई बड़ी मरम्मत है या ऐसी कोई मरम्मत है कि उसको रिपेयर किए बगैर वो नहीं रह सकता है किराएदार और वो बड़ी मरम्मत है, तो ऐसी स्थिति में अगर सूचना देने के बाद भी मकान मालिक नहीं कराता है, भूस्वामी नहीं कराता है, तो उसको भी जो है ऐसा किराएदार स्वयं अपने खर्च पर करा सकता है। और ऐसी स्थिति में जहां की कोई मरम्मत बड़ी मरम्मत है उस कंडीशन में 1 साल के आधे किराए तक, मतलब आधे जो है 6 महीने के किराए तक, या इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा 1 साल के आधे का जो किराया है उतने तक की राशि जो है किराए में से ऐसा किराएदार वसूल सकता है अगर उसने अपने खर्च पर मेंटेनेंस कराया है। तो यहां पर आप जो है सेक्शन 37 को ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन 38। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कहती है आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद किए जाना या रोका जाना। बात समझिएगा, इस सेक्शन में भूस्वामी के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह बगैर अनुचित कारण के या बगैर न्यायसंगत प्रति हेतु के वह बिजली पानी या हम कह सकते हैं जो आवश्यक प्रदाय है उसको बंद नहीं करेगा। और अगर उसने बंद कर दिया है तो जो किराएदार है वह भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को जो है इसका आवेदन दे सकता है, शिकायत कर सकता है। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अगर यह पाता है तो वहां पर जो है वह भूस्वामी को आदेश दे सकता है उस प्रदाय को, उस आवश्यक सेवा को चालू करने के लिए। और इसी के साथ साथ जो है प्रतिकरात्मक जो है प्रतिकर के रूप में, यह हम कहें प्रतिकर के रूप में 50 रुपए तक का प्रतिकर अगर भूस्वामी ने अगर बिजली पानी बंद किया है बगैर किसी आवश्यक जो है विशेष कारण के या उचित कारण के, तो उसके ऊपर। और अगर किराएदार ने बगैर किसी आवश्यक या उसके जो है आरसीए को कंप्लेंट दायर की है भूस्वामी को परेशान करने के लिए, तो उस पर जो है 50 रुपए तक का प्रतिकर लगाया जा सकता है। तो यहां पर ये 50 रुपए की राशि ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 39। ये कहता है भाड़े पर दिए गए जाने का नियंत्रण। बात समझिएगा कि कलेक्टर साहब को, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण के संबंध में किस प्राधिकारी को शक्ति है कि वह जो है भूस्वामियों को जो उनका स्थान जो कि उन्होंने भाड़े पर दे रखा है या देना चाहते हैं जो खाली है, उसके संबंध में कलेक्टर साहब को पावर है कि वो जो है ऐसे किराएदारों ऐसे भूस्वामियों को नोटिस दे सकते हैं कि वो उनको सूचित करें कि कौन कौन सा स्थान जो है उनके जुरिडिक्शन में खाली है या खाली होने वाला है। तो जितने भी भूस्वामी हैं वह उसकी जानकारी कलेक्टर साहब को देंगे। और कलेक्टर साहब ऐसे स्थान को जो है क्या कर सकते हैं, संघ या राज्य के जो कर्मचारी वगैरह हैं जो पद धारण करते हैं उनको जो है देश उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्थानीय प्राधिकारी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, इन सब के जो कर्मचारियों को जो है उपलब्ध करा सकते हैं उनके निवास के लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कौन कौन से स्थान है जो कि इस सेक्शन में कवर नहीं होंगे, मतलब कि
इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई निवासिक प्रयोजनों वाला स्थान है जिसका किराया 25 रुपए तक या 25 रुपए से कम है, उस स्थान पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर अनिवासिक प्रयोजनों वाला है तो 50 रुपए, मतलब ऐसा कोई अनावासिक प्रयोजनों वाला स्थान जिसका जो है मासिक भाड़ा जो है 50 रुपए से कम है या 50 रुपए तक है, उसके ऊपर जो है यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा स्थान है जहां पर कि किराएदार जो है भूस्वामी ने अपने उपयोग के लिए खाली कराया है न्यायालय के द्वारा, तो उस स्थान पर भी जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसी के साथ साथ कोई कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी जिन्होंने स्वाभाविक आवश्यकता के आधार पर खाली कराया है, उनको भी जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसी के साथ साथ सेक्शन 40 जो है ये प्रावधान करता है स्थान का आवंटन। जैसा कि हमने सेक्शन 39 में देखा कि जो भूस्वामी है वो सारी जानकारी कलेक्टर साहब को देंगे, और कलेक्टर साहब जो है जब उनको सारी जानकारी स्थान की मिल जाएगी तो उस स्थानों को वह ऐसे कर्मचारियों जो कि राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको जो है अलॉट कर सकते हैं, उनके निवास के लिए, उनके जो भी काम है उसके लिए अलॉट कर सकते हैं। तो सेक्शन 40 में यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 40A, धारा 40 का ये प्रावधान करती है आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपात लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कई सारे केंद्र के या संघ के कर्मचारी या कई सारे विशेष दल वगैरह जो है नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके निवास के लिए, उनके उपयोग के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो इस सेक्शन में प्रावधान किया गया है कि जो कलेक्टर साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐसे स्थान को जो आपात की स्थिति के दौरान जो है जो नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इनके अधिकारियों को ऐसे स्थान को आवंटित कर सकते हैं। और ये जो कालावधि है, जो कि आपात के दौरान वाली कालावधि है, ये कब प्रवेश होगी, मतलब किराएदारी की अवधि कब प्रवेश होगी, जब ऐसी उद्घोषणा समाप्त हो जाती है उसके 1 साल, इसको ध्यान रखिएगा, 1 साल की अवधि व्यतीत होने पर ऐसी किराएदारी समाप्त हो जाएगी और उसे खाली करना होगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 41A में आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 40A है ना, सेक्शन 40A को आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करता है, जो कि आपात जो है संविधान के अनुच्छेद 352 सब आर्टिकल 1 के तहत जो लगाया जाता है ना, जो है तो उसके अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आइए सेक्शन 41 पर, यह प्रावधान करता है उस व्यक्ति का जिसको कि स्थान आवंटित किया गया भाड़े का संदाय करने का दायित्व, मतलब कि जिन व्यक्तियों को कलेक्टर द्वारा ऐसा आवंटन किया गया है उनका दायित्व होगा कि वो जो है ऐसे भूस्वामी को भाड़ा वगैरह अदा करेंगे। सेक्शन 7 के अंतर्गत जो भाड़ा संदा जो है मानक भाड़ा तय किया गया है वो भाड़ा जो है अदा किया जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कि किसी अधिकारी को ऐसा आवंटन कर दिया गया, किसी कर्मचारी को किसी स्थान को आवंटित कर दिया गया और आवंटन की तारीख से 15 दिन के भीतर अगर वह उसका उपभोग नहीं करता है, उसमें जो है नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जो किराया जो होगा वो 15 दिन का जो है अदा किया जाएगा, जो भी है अदा करवाया जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा की अवधि खाली रहता है तो उसके लिए वह दायित्वाधीन नहीं होगा। तो यहां पर सेक्शन 41 में ये 15 दिन की अवधि को आप ध्यान रखिएगा कि जो किराया जो भाड़ा जो होगा संदाय 15 दिन का भाड़ा संदाय होगा अगर वह खाली रहता है। लेकिन अगर खाली नहीं रहता है, अगर वो जो है कर्मचारी उसमें आ जाता है, तो वह जो सामान्यतः किराएदार जो भाड़ा देता है वही भाड़ा, मतलब कि मानक भाड़ा अदा करेगा। तो सेक्शन 41 के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद आइए सेक्शन 42, ये कहता है अभिधति का प्रवसान, मतलब कि जो हमने अभी पीछे देखा सेक्शन 40 के अंतर्गत है ना, तो ये जो अभिधतियां है जहां पर कि कलेक्टर साहब ने ऐसे स्थान को आवंटित किया है, ये समाप्त कब हो जाएंगी। तो देखिएगा, जब ऐसे व्यक्ति का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, या वो सेवानिवृत्त हो जाता है या पद से हटा दिया जाता है, तो उस तारीख से 7 दिन के बाद पश्चात जो है मतलब उसको खाली करना होगा। तो इस 7 दिन की अवधि आप ध्यान रखिएगा कि तारीख से 7 दिन के भीतर खाली करेगा, मतलब 7 डेज का टाइम पीरियड है खाली करने के लिए। तो यहां पर सेक्शन 42 में यही बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखें सेक्शन 43, जो कि पेनल्टीज की बात करता है, शास्तियों की बात करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है
और जो है यहां से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा उपधारा 1 धारा 43 सेक्शन 43 का सब सेक्शन 1 जो कहता है कि धारा 7 के खंड 1 के अनुसार, है ना, या फिर धारा 10 के अनुसार, धारा 7 के अंतर्गत मानक भाड़े के बारे में उल्लेख है और धारा 10 में जो है आरसीए जो है मानक भाड़े का जो है आदेश दे सकता है। तो इन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो यहां पर जो है कितना उसको जो है पेनल्टी लगाई जा सकती, कितना दंड दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 3 माह तक का सादा कारावास लगाया जा सकता है और 1000 रुपए तक का जो भी विधिपूर्ण प्रभार, मतलब कि जो मानक भाड़े से जो भी अतिरिक्त राशि ली गई है उसको मिलाते हुए 1000 रुपए तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है ये कहता है यदि कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा 2 या 3, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 6 की उपधारा 2 या 3 जहां पर की क्या उल्लेख किया गया, प्रीमियम या पगड़ी नहीं लेगा, तो अगर कोई व्यक्ति प्रीमियम या पगड़ी लेता है या फिर जो है किराएदार से किराएदार जो है मकान खाली करने के एवज में कुछ विधिपूर्ण प्रभार या विधिपूर्ण राशि वसूलता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे किराएदार और मकान मालिक दोनों के ऊपर जो है इस सेक्शन के तहत सब सेक्शन 2 के तहत जो है दंड लगाया जा सकता है। दंड कितना होगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा वो जो उसने विधिपूर्ण प्रभार वसूल किया गया है उसको मिलाते हुए 5000 रुपए तक का जो है यहां पर कह सकते हैं जुर्माना लगाया जा सकता है और इसी के साथ साथ जो है 6 माह तक का सादा कारावास। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जो है प्रीमियम या पगड़ी लेता है या फिर कोई किराएदार ऐसे स्थान को खाली करने के एवज में कुछ मकान मालिक से वसूलता है तो वहां पर 6 माह तक का सादा कारावास लगाया जा सकता है दंड के रूप में और इसी के साथ साथ जो है जो विधिपूर्ण प्रभार लिए गए हैं, वसूले गए हैं, उनके साथ मिलाकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इसी के साथ साथ जो है उपधारा 3 ये क्या कहती है, ये कहती है कि यदि कोई अभिधारी धारा 12 की उपधारा 1 के खंड खा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संपूर्ण स्थान को या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर देगा, मतलब कि विधि विरुद्ध जो है उपभाड़े पर देगा, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर जो है कितना दंड लगाया जाएगा तो देखिएगा 3 माह तक का कारावास और 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसेक्शन जो है 3A, अच्छा 3A में जो है ये उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है धारा 17 की उपधारा 1 और उपधारा 2 जिसके अंतर्गत आपको पता है कि धारा 17 की उपधारा 1 उपधारा 2 में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अगर किसी भूस्वामी ने मकान खाली कराया है और वह उस स्थान को 2 वर्ष की कालावधि के भीतर अगर पुनः भाड़े पर देता है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर उसको पेनल्टी, उसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। कितना दंड है यहां पर 3 माह तक का कारावास और 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद उपधारा 4 देखिएगा, ये क्या कहता है, यदि कोई भूस्वामी सेक्शन 23G के अंतर्गत, है ना, विशेष प्रावधान जो है किराएदारी के संबंध में चैप्टर 3A में सेक्शन 23G के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो है उसने भूस्वामी ने मकान खाली करा लिया है और उसके बाद 2 साल के भीतर पुनः भाड़े पर देता है या उसको जो है पुनः भाड़े पर किराए पर देता है, तो ऐसी कंडीशन में 3 माह तक का सादा कारावास और 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सबसेक्शन 5 जो है ये कहता है कि यदि कोई भूस्वामी सेक्शन 38 की सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, जो अभी हमने देखा आवश्यक प्रदाय या सेवा को बंद करना है ना, बिजली पानी वगैरह बंद कर देता है अगर मकान मालिक, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर जो है 3 माह तक का कारावास लगाया जा सकता है और 1000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है या दोनों। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है सबसेक्शन 6 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 39 की सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2, देखिए सेक्शन 39 में क्या दिया हुआ है, भाड़े पर दिए जाने का निर्बंधन या नियंत्रण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलेक्टर साहब जो है जितने भी भूस्वामी है उनको जो है आदेश दे सकते हैं कि वो सूचित करें कि कौन कौन से स्थान खाली हो गए हैं या खाली होने वाले हैं, जिससे कि वह आवंटन किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति ऐसे आदेश को नहीं मानेगा या फिर धारा 40A के अंतर्गत जो आपात के दौरान के लिए खाली कराए गए या स्थान को आवंटन करना है, ऐसे प्रावधानों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा
तो ऐसे व्यक्ति पर 3 मास तक का जो है सादा कारावास और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यहां पर जो है सेक्शन 43 के अंतर्गत पेनल्टीज के प्रोविजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इनको और जो है याद कीजिएगा। अब इसके बाद जो है सेक्शन 44 धारा 44 ये अपराधों के संज्ञान के संबंध में प्रावधान करता है कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो अपराध है इनका संज्ञान कौन लेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसको यहां पर पावर दिया गया है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की रैंक का जो मजिस्ट्रेट है वो जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों का संज्ञान लेता है। और संज्ञान के लिए लिमिटेशन कितनी है कि जब वो अपराध घटित हुआ है, जिस तारीख को अपराध घटित हुआ है उसके 3 मास के भीतर 3 मंथ्स के भीतर जो है ऐसा मामला जो है ऐसा कंप्लेंट परिवाद जो है न्यायालय में लाना पड़ेगा। तो यहां पर सेक्शन 44 को आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ सेक्शन 44 में यह भी उल्लेख है कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वह 2,000 रुपए से जो है अधिक का जुर्माना जो है दंडादेश दे सकते हैं, मतलब कि 2,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित कर सकते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 44 के अंतर्गत। तो यहां पर जो है चैप्टर 6 के अंतर्गत ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट वाला चैप्टर 7 जो कि मिसक्लेनियस प्रोविजंस करता है, प्रकीर्ण के बारे में प्रावधान करता है। अब इसमें जो है कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा सेक्शन 45 ये कहता है कतिपय मामलों की बाबत सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। तो बात समझना, सेक्शन 45 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया हुआ है, उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि ऐसे मामले जो कि आरसीए द्वारा विचारणीय है या जिनमें जो है आरसीए जो है काम कर सकता है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सशक्त किया गया है, वे सारे मामले जो है सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, उसमें जो है सिविल न्यायालय की अधिकारिता को रोका गया है। और इसी के साथ साथ यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है वो हक संबंधी टाइटल संबंधी मामलों को डिसाइड नहीं करेगा। तो सेक्शन 45 में आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम देखें कि अगला जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 48 जिसके अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को लोक सेवक घोषित किया गया कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है लोक सेवक होंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ जो है सबसे लास्ट वाली सेक्शन आप देखिएगा सेक्शन 51, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 एतद द्वारा निश्चित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन देखने में आया है कि 1961 का जो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम है यह किस अधिनियम को निरसित कर कर लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1955 के अधिनियम को निरसित कर कर हमारा ये एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है, इसको जो है लागू किया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में यही सारे प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार आप वीडियो देखिए, इसके बाद क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपके जो है लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपको जो है लाभदायक रहेगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।